गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 222 है यूपीपीसीएस के लिए। हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। अभी जो टेस्ट कराया इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का, उसी के बाद के ये प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज़ इस प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 222 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो पहला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे, बड़े स्टेटमेंट वाले प्रश्न है। काकोरी षड्यंत्र केस कब का है? अगस्त 1925 का। तो अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने या उग्रवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया। और काकोरी षड्यंत्र केस में जो है 17 लोगों को लंबी लंबी जेलें हुई और 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला तथा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां समेत 4 लोगों को फांसी दे दी गई। नंबर 2 पर आ जाइए। नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, कालानुक्रम सजाना है उनको। काकोरी षड्यंत्र केस अभी ऊपर देखा हमने, बारदोली सत्याग्रह, चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट, नौजवान भारत सभा की स्थापना। सूरसेन का नाम इससे जुड़ा है, भगत सिंह का इससे जुड़ा है। चूंकि भगत सिंह का इससे जुड़ा है तो 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई थी। तो 1931 से पहले की ये घटना होनी चाहिए। बारदोली सत्याग्रह सभी को पता होगा, 1928 का है। काकोरी षड्यंत्र अगस्त 1925 का। चटगांव हो गया 1930 का। और नौजवान भारत सभा की स्थापना हो गई 1926 की। तो सबसे पहले आएगा क्या? काकोरी षड्यंत्र केस 1925, उसके बाद आएगा चौथा 1926, फिर 1928, फिर 1930, यानी 1 4 2 3। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो। तो 1 4 2 3 है क्या कहीं? पहला ही ऑप्शन है। तो देखिए, 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी उग्रवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में रेलवे की तिजोरी को लूट लिया और इतिहास में घटना कहलाती है काकोरी षड्यंत्र के नाम से। 1926 में भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना में भाग लिया और इसके प्रथम सचिव बने वो। देखिए, गुजरात के किसानों ने मालगुजारी बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया। वर्ष 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने कर ना देने का जो है आंदोलन चलाया, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने, वहाँ की महिलाओं ने उन्हें दी थी। बंगाल के चटगांव में 1930 में मास्टर सूर्यसेन, इनका नाम याद रखना। इनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सरकारी शस्त्रागार पर योजनाबद्ध ढंग से छापा मारकर उसे लूट लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 1929 को भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं, बल्कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। तो पहला वाला करेक्ट है। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन पर पुलिस के बराबर लाठीचार्ज के कारण पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय जो है शहीद हो गए। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के कार्यकर्ता भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। लेकिन इस बम से किसी को नुकसान नहीं हुआ था। इन्होंने जो बम फेंका था वो खाली जगह में फेंका था। ठीक है। इनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। ठीक है। और ये प्रश्न सीन आपने मूवी में भी देखा होगा, मूवी बनी है इसके ऊपर। नंबर 4 पर आ जाइए। 1929 के मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। इस केस का संबंध भारतीय मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं से है और इस केस के तहत बंगाल के क्रांतिकारी सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। और इस केस के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए अनशन किया। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत सूर्यसेन का नाम जुड़ा, चटगांव से जुड़ा ना इनका नाम। तो ये गलत है, गांधी जी ने भी कोई अनशन नहीं किया था। पहला वाला सही है केवल। तो पूछा क्या है करेक्ट, तो केवल एक ही करेक्ट। तो 20वीं शताब्दी के दूसरे व तीसरे दशक के दौरान उभरते मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलनों को ब्रिटिश सरकार ने बड़ी निर्ममता से जो है कुचलने का प्रयास किया। मार्च 1929 में 31 प्रमुख मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं को
गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 3 अंग्रेज भी थे। फिर भी इन पर जो है 4 वर्षों तक मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र केस या मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन, बहुत प्रश्न बनते हैं इससे। संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना था। तो नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष साइमन के नाम पर साइमन कमीशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य 1919 के आगे संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। साइमन कमीशन में सारे सदस्य जो है अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 6 है। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। ये तीनों कथन सत्य हैं। तो देखिए, साइमन कमीशन में जो है सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। सभी वर्गों के भारतीयों ने इस घोषणा का विरोध किया, और भारतीयों को सबसे अधिक इस बात का क्रोध हुआ था कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, और इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। 1927 में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में घोषणा की कि वह हर कदम पर और हर रूप में इस कमीशन का बहिष्कार का निर्णय करती है। मुस्लिम लीग हो गई, हिंदू महासभा हो गई, इन सभी ने भी जो है इस कमीशन का विरोध करने का फैसला किया। अमूमन ऐसा होता नहीं था। मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा जो है कांग्रेस के अपोजिट ही रहती थी, विपरीत चलती थी। साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। नंबर 7 क्या कहता है? किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 1928 की नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रही थी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख लीग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं किया। तो चौथे वाले को एलिमिनेट कर दो, तो जरा जहाँ 4-4 है वो होगा नहीं, 1 2 3। तो देखिए, सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने परस्पर एकजुट होकर तथा संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया। इसका परिणाम जो है नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया। इसे अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया नेहरू रिपोर्ट को, और दुर्भाग्य से कलकत्ता में 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन नेहरू रिपोर्ट को जो है स्वीकार न कर सका। मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, सिख लीग जैसे सांप्रदायिक रुझान वाले संगठन के नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1929 का लाहौर अधिवेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, बहुत प्रश्न इससे बनते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, सरासर गलत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, मैं थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ, एडजस्ट करिए। तो पहला वाला हो गया गलत, क्योंकि मोतीलाल नेहरू नहीं, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी 1929 में। बिल्कुल पूर्ण स्वराज्य का रखा गया था इसमें प्रस्ताव। और तीसरा भी सही है, इस अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। उसके बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा, और जब लोग यह शपथ लेते थे कि ब्रिटिश शासन की अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय। तो मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने जाने वाले जो है पहले भारतीय थे। चलिए, 10वां प्रश्न है। भारतीय इतिहास में 12 मार्च 1930 की तिथि जानी जाती है। इससे पहले अगर आपने टेस्ट लगाया होगा तो आप करेक्ट करने जाओगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। भगत सिंह जी को फांसी 23 मार्च 1931, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 का, लेकिन साल के अंतिम माह में होता था ये, सितंबर वगैरह में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का है, तो यही सही हो जाएगा, सी वाला स्टेटमेंट जो रिलेट करता है गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने हेतु। तो दूसरा
नागरिक अवज्ञा आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ जो है शुरू हुआ, तो सी सही है। 11वां प्रश्न है स्टेटमेंट वाला। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के तट पर पहुंचकर नामक कानून का उल्लंघन उन्होंने किया। वर्धा आश्रम से की थी क्या शुरुआत? गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट दूसरा सही है केवल। देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से जो है अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। ठीक है, तो अलग से एक एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम है। सन क्या है? एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। 12 मार्च 1930। कितने सहयोगों को लेकर गए थे? 78। ये भी पूछा है प्रश्न एग्जाम में। दूसरा वाला सही है क्योंकि गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को लगभग 375 किलोमीटर लंबी अपनी पैदल यात्रा के बाद गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे और गांधी जी ने 6 अप्रैल को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ दिया और इसके बाद आंदोलन तेजी से फैल गया और पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए। ये नंबर है जिस पर आप कॉल करके पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो, अंतिम दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होगी। 12वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया? मध्य भारत तो था, कर्नाटक था क्या? कर्नाटक भी था, महाराष्ट्र भी है, असम नहीं है। 2 3 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 डी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में लोगों ने जंगल कानून तोड़कर जो है अपना विरोध प्रदर्शित किया। तेरहवां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। इस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत की जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से मना कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारी रही और इस आंदोलन के दौरान रानी गेंडिल्यू ने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश विरोध की कमान संभाली। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तीनों सही हो गए। अब आपको पॉज मारिए ज़रा यहाँ पे और इस एक्सप्लेनेशन को जो है पढ़िए। ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। खुदाई खिदमतगार संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना, बताना कि कौन सा गलत है। इस संगठन के नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान थे और इस संगठन के लोग हिंसक प्रदर्शनों एवं कार्यवाहियों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित थे। देखिए हिंसक नहीं था, ये अहिंसक आंदोलन था। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो गलती अपने को ढूंढना है। तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। कथन एक सत्य है, दूसरा वाला जो है असत्य है। सीमांत गांधी के नाम से प्रख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार, इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर के सेवक नामक संगठन बनाया जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। ये लोग अहिंसा के द्वारा स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे, ना कि हिंसक। नंबर 15 पर आ जाइए। 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था, बताइए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु, पहले ही सही है। तो वर्ष 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। नंबर 16 पर आ जाइए। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई थी। लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए सभी कैदियों की रिहाई पर नहीं माने थे वो, ठीक है, केवल उन कैदियों की रिहाई पर माने थे जो अहिंसक थे, हिंसक नहीं, वरना भगत सिंह भी आज़ाद कर दिए जाते। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा तीसरा सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला सत्य है। वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ जिसे इतिहास में गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत सरकार ने अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई थी। अहिंसक, ना कि सभी, सभी में हिंसक भी आ जाते हैं।
दूसरा तीसरा सही है, क्योंकि इस समझौते के तहत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। नंबर 17 पर आ जाइए। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बहुत पूछते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो गांधी इरविन समझौते के पश्चात कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और कांग्रेस की ओर से गांधी जी द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे। और भी लोग गए थे, उस पर प्रश्न हमने कल बनाया है। सरोजनी नायडू भी थी वहाँ पे, और एनी बेसेंट भी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किनके द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य तिलक का नाम कहाँ जुड़ा है खिलाफत कमेटी से? लो 4-3 में हो गया, मिल गया आंसर अपना, 1 और 3। मोहम्मद अली है, शौकत अली है, शौकत अली ऑप्शन में नहीं है, मौलाना आज़ाद है, सैयद अहमद खान नहीं है। तो मोहम्मद अली हो गए, शौकत अली हो गए, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और देशव्यापी आंदोलन जो है छेड़ा गया। नंबर 19 पर आ जाइए। कालानुक्रम सजा दीजिए घटनाओं को। रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन। तो रोलेट एक्ट तो 1919 का है, रोलेट सत्याग्रह है 1919 का। असहयोग आंदोलन 1920 का हो गया। चौरी चौरा 1922 का हो गया। लो ये तो 1 2 3 बन रहा है, 1 2 3 1 2 3 पहले ही सही हो गया, 4 फिर इसके बाद आ जाएगा। तो यह है घटनाएं, यह है क्रम। रोलेट सत्याग्रह अप्रैल 1919 का, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 का, चौरी चौरा कांड या घटना फरवरी 1922 और स्वराज पार्टी का गठन दिसंबर 1922। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्यवादियों के योगदान के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं, आप विचार करिए उन पर। इन्होंने राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया और इन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मुंडी मैन समिति की नियुक्ति करवाई। कुछ गलत लग रहा है क्या? सही है दोनों के दोनों। तो सी है इसका आंसर। तो कथन एक सत्य है। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराज्यवादियों को अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज पार्टी द्वारा बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए गए। विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष जो है वो बनवाना स्वराज पार्टी की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। दूसरा वाला भी सही है। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मुंडी मैन समिति की नियुक्ति स्वराजियों ने ही करवाई। इन्होंने दमनात्मक कानूनों को नष्ट करने के लिए भी संघर्ष किया। तो ये कुछ और 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, यानी इससे पहला वाला ये लगा लें तो टोटल 40 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है एग्ज़ाम में, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। और अभी और बचे हैं, कम से कम 40 और आएंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड सबकी प्रैक्टिस करनी है आपको। बाकी आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। धन्यवाद। ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से बना रहा हूँ मैं, हर तरह से बना रहा हूँ ताकि कोई भी कसर न रह जाए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ामिनर का माइंड किसी भी तरह चल सकता है एक टॉपिक को उठाकर। धन्यवाद।